viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी यूसेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि अब यूसेट में बहुत कम टाइम रह गया है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी वीडियो भी आज शाम तक पोस्ट कर दूँ और रिमेनिंग की जो 1 या 2 वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और आप लोग रिवीजन भी कर सकें। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ही अल्टरनेटिंग करंट AC। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है AC इज़ अ करंट दैट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम। AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड दो चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है विद टाइम। ठीक, सेकंड पॉइंट है इट फ्लो इन वन डायरेक्शन देन रिवर्स रिपीटिंग इन अ साइकिल। ये पहले फ्लो करता है एक डायरेक्शन में और फिर ये रिवर्स हो जाता है और फिर इस साइकिल को रिपीट करता रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है AC इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसमिट एंड ट्रांसफॉर्म। हमारे घरों में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोस्टली कौन सा करंट यूज़ होता है? AC, क्योंकि वो इजी होता है टू ट्रांसमिट एंड ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर्स। ये प्रोड्यूस होता है बाय AC जनरेटर्स। ठीक, रिप्रेजेंटेड एज साइन वेव स्मूथ रिपीटेटिव कर्व। ठीक, आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक नज़र देख लें। टाइम पीरियड इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। टाइम पीरियड जो है AC करंट का वो क्या होता है? जो एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ मेनी साइकिल्स हैपन्स पर सेकेंड। इन पाकिस्तान इट्स 50 हर्ट्ज। ठीक, फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली हमें क्या बताती है कि कितने साइकिल्स जो हैं पर सेकंड होते हैं और पाकिस्तान में जो AC करंट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 50 हर्ट्ज। ये आपका MCQs पॉइंट है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ AC एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट के ऊपर जो AC करंट की वैल्यू होती है उससे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम देन रिवर्सिंग। ठीक, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है जीरो से कहाँ? मैक्सिमम पर, और फिर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। देन है हमारे पास इट हेल्प्स टू एनालाइज द करंट और वोल्टेज एट अ स्पेसिफिक टाइम। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें हेल्प करती है क्या करने के लिए? टू एनालाइज करंट को एनालाइज करने के लिए या वोल्टेज को एनालाइज करने के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम पर। नेक्स्ट हमारे पास है पीक वैल्यू। ठीक, पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास जो इसका पहला पॉइंट है द हाईएस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दैट AC रीच इन अ साइकिल। मतलब किसी भी साइकिल में AC करंट हाईएस्ट जिस वैल्यू पर पहुंचता है, आया वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे पीक वैल्यू कहते हैं। देन है हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट और वोल्टेज। जो पीक वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ करंट या वोल्टेज। ठीक है, करंट या वोल्टेज की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो पीक वैल्यू बताती है। आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीक टू पीक वैल्यू। अच्छा, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम पॉजिटिव टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। ठीक, मैक्सिमम पॉजिटिव से लेकर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू तक का जो डिस्टेंस होता है टोटल, उससे पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये एक करंट है, ये इसकी पीक्स बन रही हैं। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव पीक है और ये इसकी नेगेटिव पीक है। ठीक, अब जो टोटल डिस्टेंस होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पीक तक का, इस डिस्टेंस को कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इट टेल्स द फुल स्विंग ऑफ द AC वेव फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है ऑलवेज ट्रेस द पीक वैल्यू कॉन्सेप्चुअली नो नीड टू कैलकुलेट। अच्छा, जो हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू होती है वो हमेशा डबल होती है पीक वैल्यू का, और इसे कैलकुलेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आइडिया होता है कि पीक टू पीक वैल्यू है तो मतलब कि पीक की वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों को ये वैल्यू कैलकुलेट करने की या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है RMS वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। इट गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट एज अ DC करंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? ये इफेक्टिव वैल्यू है AC करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है? ये हमें देती है सेम हीटिंग इफेक्ट एज अ DC करंट।
मतलब सेम हीटिंग इफेक्ट जो हमें डीसी करंट देता है वही हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी देती है। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज यूज्ड इन एप्लियंस लाइक बल्ब्स एंड हीटर्स। अब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो यूज़ कहाँ होती है, बल्ब्स में, हीटर्स में। देन हमारे पास आ जाता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन पीक वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से कम होती है। यूज्ड इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये करंट और वोल्टेज की स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फेज ऑफ एसी। तो फेज ऑफ एसी का फर्स्ट पॉइंट है फेज टेल्स द पोजीशन ऑफ एसी वेव इन इट्स साइकिल एट अ गिवन टाइम। जो फेज है वो हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है अल्टरनेटिंग करंट की वेव की इन इट्स साइकिल, इसके साइकिल में एट अ गिवन टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक, नेक्स्ट है इट हेल्प्स कंपेयर टू और मोर एसी सिग्नल्स। ये हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में दो या दो से ज़्यादा एसी के सिग्नल्स को। अब हमारे पास है टू वेव्स में। अच्छा, हमारे पास दो तरह की वेव्स हो सकती हैं, स्टार्ट एट सेम पॉइंट इन फेज। अगर दोनों हमारे पास वेव जो हैं एक ही पॉइंट पर स्टार्ट हो रही हैं, सेम पॉइंट पर, तो हमारे पास इन फेज होंगी। अच्छा, यहाँ पर ये मेरी फिंगर लग गई थी तो पूरा क्लोज हो गया, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर हमारे पास दो वेव्स जो हैं वो सेम पॉइंट पर स्टार्ट होंगी तो वो इन फेज कहलाएंगी, और अगर वो स्टार्ट होंगी एट डिफरेंट पॉइंट तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएंगी। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट है फेज लेग। अच्छा, ये सारे सब टॉपिक्स हैं अल्टरनेटिंग करंट के। फेज लेग क्या होता है, व्हेन वन एसी वेव रीच इट्स पीक लेटर देन एन अदर इज लेग्स बिहाइंड। ठीक, जब हमारे पास एक एसी वेव जो है वो अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाती है तो जो दूसरी है वो उसके पीछे लैग बिहाइंड करती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इन सर्किट्स विद इंडक्टर, मोटर, कॉइल्स वगैरह। इसकी एग्जांपल हैं करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। ठीक, अब हमारे पास है फेज लीड, व्हेन वन एसी वेव रीच इट्स पीक अर्लियर देन एन अदर इट लीड्स। ठीक, जब हमारे पास एक जो एसी वेव है वो अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाए दूसरी वेव से पहले तो वो लीड करती है। ठीक, कॉमन इन सर्किट्स विद कैपेसिटर, कॉमन है ये कहाँ, सर्किट्स में विद कैपेसिटर। इसकी एग्जांपल है करंट लीड्स द वोल्टेज, यहाँ पर करंट लीड करता है वोल्टेज को। ठीक, अब हमारे पास है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, देख लें। फर्स्ट पॉइंट है एसी वैल्यू कैन बी शोन एज रोटेटिंग वेक्टर एरोज टू अंडरस्टैंड देयर फेज एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द वेक्टर शो द पीक वैल्यू, जो लेंथ है वेक्टर की वो क्या शो करती है, पीक वैल्यू। एंड एंगल शो द फेज, और जो एंगल है वो फेज बताता है। ठीक, आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजफुल टू एनालाइज मल्टीपल एसी क्वांटिटीज टुगेदर लाइक करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटीज होती हैं, उनको एनालाइज करने के लिए यूज होता है, जैसा कि करंट और वोल्टेज हो गए। अब हमारे पास है एसी सर्किट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो सबसे पहला है एसी सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर द सप्लाई वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होती हैं, लेकिन इनमें जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग होता है, यानी चेंज होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है एसी चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूसली एंड हैज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। जो हमारे पास एसी है या अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, और इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, टाइम पीरियड भी होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है करंट एंड वोल्टेज आल्सो वेरी विद टाइम। करंट और वोल्टेज जो हैं वो वेरी करते हैं टाइम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है द बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स इन द सर्किट। अब जो हमारे पास बिहेवियर है किसका, करंट का या वोल्टेज का, वो डिपेंड किस पे करता है, कंपोनेंट्स पे जो कि सर्किट में मौजूद हैं, जैसा कि रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये तीनों हम आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फेज रिलेशनशिप, लीड लैग इज इम्पॉर्टेंट इन एसी सर्किट, यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसमिशंस। ठीक, एसी करंट कहाँ यूज होता है, होम्स में, इंडस्ट्रीज में और ट्रांसमिशन लाइंस में। अब हमारे पास है एसी थ्रू अ रेजिस्टर। इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। अब हमारे पास जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है या एसी थ्रू रेजिस्टर होता है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो सेम फेज में होते हैं। ठीक, दैट मीन्स दे राइज एंड फॉल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज दोनों या तो एक साथ बढ़ेंगे और डिक्रीज भी एक साथ ही होंगे। नेक्स्ट है देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यहाँ करंट और वोल्टेज के दरम्यान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। देन हमारे पास है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यहाँ एनर्जी
कन्वर्ट हो जाती है हीट में एज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर्स में। और लास्ट पॉइंट है इसका, पावर इज कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, और जो पावर है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर के थ्रू एसी करंट क्या होता है? इन अ कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब जो हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर करंट लीड कर रहा होता है। दैट मीन्स करंट रीच इट्स मैक्सिमम बिफोर वोल्टेज डज। इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट है वो पहले अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर रीच करेगा वोल्टेज से। ठीक, देन हमारे पास है अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी टेम्परली इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है टेम्परली इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट है नो रियल पावर इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज जस्ट स्टोर्ड एंड रिटर्न। जो हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें कोई भी रियल पावर कंजप्शन नहीं होती, उसमें जस्ट एनर्जी स्टोर होती है और बाद में वही एनर्जी रिटर्न हो जाती है। ठीक, देन हमारे पास आ जाता है यूज्ड इन फैंस, मोटर्स, पावर फैक्टर्स एंड करेक्शंस। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट है एसी थ्रो एन इंडक्टर। एक इंडक्टर के थ्रो एसी क्या होता है? तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इन एन इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अच्छा, एसी थ्रो कैपेसिटर में क्या होता है, हमारे पास करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से, और एसी थ्रो इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा, करंट लीड नहीं करेगा, वो लैग करेगा। ठीक, दैट मीन्स वोल्टेज रीच इट्स पीक बिफोर करंट। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर वोल्टेज पहले अपनी पीक पोजीशन को पहुँचेगा करंट से। देन हमारे पास है एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टर है वो एनर्जी को कहाँ स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। नेक्स्ट है लाइक ए कैपेसिटर इट डज नॉट कंज्यूम रियल पावर, एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। तो कैपेसिटर की तरह इसमें भी जो रियल पावर है वो कंज्यूम नहीं होती, इसमें भी जस्ट एनर्जी स्टोर होती है और रिलीज हो जाती है। बट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से, और इंडक्टर में करंट लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज 90 डिग्री से। नेक्स्ट है फाउंड इन ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स एंड कॉइल्स। ठीक, तो ये कहाँ ट्रांसफार्मर्स में, मोटर्स में और कॉइल्स वगैरह में पाए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट टू फ्लो ऑफ करंट। अब जो हमारे पास इम्पीडेंस है ये टोटल अपोजिशन है जो किसी भी एसी सर्किट के थ्रू ऑफर होती है टू फ्लो करंट। ठीक है, करंट के बहाव के लिए। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेजिस्टेंस आर का, रिएक्टेंस एक्स फ्रॉम कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कैपेसिटर से भी हो सकता है, इंडक्टर से भी। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पीडेंस इज लाइक रेजिस्टेंस इन डीसी बट इट वर्क्स इन एसी सर्किट। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, जैसे रेजिस्टेंस डीसी में होता है वैसे ही होता है, पर ये वर्क करता है एसी सर्किट्स में। ठीक, इट इफेक्ट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट। जो इम्पीडेंस है वो मैग्नीट्यूड को भी इफेक्ट करता है और फेज ऑफ करंट को भी। ठीक, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस अहम। तो इम्पीडेंस का यूनिट है वो सेम है जो कि रेजिस्टेंस का होता है अहम। अब हमारे पास है आरसी सीरीज सर्किट, रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर, आरसी सीरीज सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कवर करनी है। इन आरसी सर्किट रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सप्लाई। आरसी सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में विद एसी सप्लाई। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है करंट लीड्स वोल्टेज अक्रॉस द होल सर्किट। इसमें क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को पूरे सर्किट में ड्यू टू कैपेसिटर, कैपेसिटर की वजह से। नेक्स्ट है द रेजिस्टर कंज्यूम्स पावर। यहाँ पर रेजिस्टर कंज्यूम करते हैं पावर को एंड कैपेसिटर स्टोर्स एंड रिटर्न्स इट। और कैपेसिटर जो है वो स्टोर भी करता है पावर को और रिटर्न भी करता है। देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक, हमारे पास आरसी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है कहाँ, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देन हमारे पास एक कैपेसिटर काजेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हिच एड्स टू टोटल इम्पीडेंस। अब जो हमारे पास कैपेसिटर है वो क्या काज करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि ऐड करती है टू टोटल इम्पीडेंस। अब हमारे पास है आर एल सीरीज सर्किट, रेजिस्टर प्लस
इंडक्टर, ठीक। इन RL सर्किट रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC। इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में विद AC, ठीक। इसमें क्या होता है, करंट लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टर। अच्छा, जहाँ जहाँ इंडक्टर होगा वहाँ करंट क्या करेगा, लैग करेगा बिहाइंड वोल्टेज। नेक्स्ट है रेजिस्टर कंज्यूम्स पावर एंड इंडक्टर स्टोर्स एंड रिटर्न्स एनर्जी। यहाँ पर रेजिस्टर पावर को कंज्यूम कर रहा है और वही इंडक्टर स्टोर और रिटर्न कर रहा है एनर्जी को। देन हमारे पास है देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पर करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है द इंडक्टर काज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर क्या काज करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच एड्स टू टोटल इम्पीडेंस, जो टोटल इम्पीडेंस में ऐड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर इन AC सर्किट। AC सर्किट में पावर, इन AC सर्किट पावर इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इट वेरीज विद टाइम। AC सर्किट के अंदर पावर हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है विद टाइम। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रियल पावर, एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड यूज्ड इन रेजिस्टर। जो रियल पावर होती है वो कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टिव पावर होती है स्टोर्ड एंड रिटर्न बाय इंडक्टर और कैपेसिटर। मतलब जो रिएक्टिव पावर होती है वो स्टोर होती है, फिर चाहे कैपेसिटर में हो या इंडक्टर में, लेकिन रियल पावर हमेशा कंज्यूम हो जाती है। अपीयर एंड पावर, टोटल पावर सप्लाई टू द सर्किट। जो अपीयर एंड पावर होती है वो टोटल पावर सप्लाई की गई हो जो सर्किट को, वो होती है हमारे पास, ठीक। अब नेक्स्ट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बताता है, टेल्स हाउ मच ऑफ सप्लाइड पावर इज एक्चुअली यूज्ड। पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि जो हमने असल में पावर सप्लाई की है उसमें से कितनी पावर यूज हुई है। तो सबसे पहला है हायर पावर फैक्टर। हायर पावर फैक्टर जो है ये मोर एफिशिएंट सर्किट होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ओनली रेजिस्टर कंज्यूम रियल पावर, डू नॉट इंडक्टर और कैपेसिटर। रियल पावर हमेशा सिर्फ रेजिस्टर ही कंज्यूम करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर कंज्यूम नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज रिजोनेंस सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट हैपन्स व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन AC सर्किट। जब हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है AC सर्किट में, तब हमारे पास जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एट दिस पॉइंट द सर्किट हैज मिनिमम इम्पीडेंस एंड मैक्सिमम करंट। इस पॉइंट के ऊपर सर्किट में मिनिमम इम्पीडेंस होता है और करंट क्या होता है, मैक्सिमम। देन हमारे पास है करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। जो सीरीज रिजोनेंस सर्किट होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। कॉल्ड रिजोनेंस कंडीशन, इसे रिजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। यूज कहाँ होती है, रेडियोस में, ट्यूनर्स में, फिल्टर्स में, टू सिलेक्ट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए। और लास्ट है यहाँ पर ओनली अकर्स इन सर्किट विद रेजिस्टर प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर RLC इन सीरीज, ठीक। जो सीरीज रिजोनेंस सर्किट है ये सिर्फ तभी अकर होती है जब सर्किट क्या हो, रेजिस्टर प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर यानी RLC सीरीज में हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। तो इसका पॉइंट है फॉर्म्ड व्हेन एन इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन AC सर्किट। अच्छा, जो पैरेलल है तो उसका मतलब यही है कि जो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर हैं ये दोनों कनेक्ट किए जाएंगे इन पैरेलल इन AC सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट है रिजोनेंस अकर्स व्हेन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल एंड कैंसिल ईच अदर। रिजोनेंस सिर्फ तभी अकर होती है जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हों और एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अब हमारे पास है एट रिजोनेंस। रिजोनेंस पर क्या होता है, द सर्किट इम्पीडेंस बिकम्स मैक्सिमम। यहाँ पर सर्किट इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। करंट फ्रॉम सोर्स इज मिनिमम, करंट जो सोर्स से आ रहा होता है वो मिनिमम हो जाता है। और नेक्स्ट है लार्ज सर्कुलेटिंग करंट फ्लोज बिटवीन L एंड C। जो हमारे पास लार्ज सर्कुलेटिंग करंट होता है वो फ्लो कहाँ करता है, बिटवीन L एंड C। नेक्स्ट हमारे पास है यूज्ड इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। अच्छा, ये यूज होती है रेडियो में, ट्यूनिंग सर्किट्स में और फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री फेज AC सप्लाई। अब थ्री फेज AC सप्लाई क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई यूज AC वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट 120 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। अब जो हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होता है इसमें तीन सेम AC वोल्टेज जो हैं वो यूज होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के, लेकिन वो 120 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल देन सिंगल फेज। थ्री फेज ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल होगा सिंगल फेज से। कॉमनली यूज़ कहाँ होता है थ्री फेज, थ्री फेज इंडस्ट्रियल मोटर्स में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज एंड बिग मशीन्स में यूज़ होता है। प्रोड्यूसेस स्मूथ कंटिन्यूस पावर, नो जीरो वोल्टेज पॉइंट।
ये प्रोड्यूस करता है स्मूथ और कंटिन्यूस पावर को और रिड्यूस करता है एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन। ठीक। अच्छा, ये जो 3 फेज है कॉमनली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है जो हाउस होल्ड के लिए यूज होता है वो 1 फेज ही यूज होता है। अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। ठीक, मेटल डिटेक्टर्स के प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस करता है। देन हमारे पास है अ कॉइल जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एसी। जो कॉइल है वो क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है बाय यूजिंग एसी। ठीक। When metal is nearby, it disturbs the magnetic field and induces a signal। जब मेटल करीब होता है इस मशीन के तो वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है मैग्नेटिक फील्ड को और इंड्यूस करता है एक सिग्नल को। द डिटेक्टर सेंस दिस चेंज इन द फील्ड टू डिटेक्ट द मेटल। जो डिटेक्टर होता है फिर वो सेंस करता है कि ये जो चेंज आ रहा है इस फील्ड के अंदर वो डिटेक्ट कर रहा है मेटल को। ये यूज़ कहाँ होता है मेटल डिटेक्टर्स, ये एयरपोर्ट पर यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स के लिए यूज़ होते हैं और ट्रेजर हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर एक मशीन यूज़ की जाती है चेकिंग के लिए, वो एक्चुअल में मेटल डिटेक्टर होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है चॉक, a coil of wire inductor used in AC circuits to limit current without losing much energy। अब जो हमारे पास जो कॉयल होती है वायर की या इंडक्टर की वो यूज़ कहाँ होती है, एसी सर्किट में। क्या करने के लिए, टू लिमिट करंट को लिमिट करने के लिए विदाउट लॉसिंग मच एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी को लॉस किए बगैर। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी बट अलाउज लो फ्रीक्वेंसी एसी और डीसी टू फेज। चॉक जो है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देता है, वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के एसी करंट और डीसी को पास होने देता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चॉक हमारे पास वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट डिसिपेट एनर्जी एज हीट अनलाइक रेजिस्टर। और ये एनर्जी को बिल्कुल भी डिसिपेट नहीं करती, ज़ाया नहीं होने देती हीट के तौर पर, जैसा कि रेजिस्टर में होता है। कॉमनली यूज़ कहाँ होती है चॉक, ट्यूबलाइट्स में यूज़ होती है, फैंस में यूज़ होती है, फ्लोरिसेंट लैम्प्स में यूज़ होती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं आर ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस। ये ऑस्किलेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को और ट्रैवल करती हैं थ्रू स्पेस। दे डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, कैन मूव इन वैक्यूम। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में मूव कर सकती हैं और ये ट्रैवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास, ये बेसिकली कौन सी वेव्स होती हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, विजिबल लाइट की जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं। तो ये सारी रेज, इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और ये वेव्स की फॉर्म में जब मूव करती हैं तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इनको मूव करने के लिए इस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में मूव कर सकती हैं, स्पेस में मूव कर सकती हैं और लाइट की स्पीड से ही मूव करती हैं। प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सेलरेट, और ये तभी प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सेलरेट करती हैं। हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, और ट्रैवल करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। इनकी एग्जांपल है लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक, अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स। ठीक, अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन का, उनकी ट्रांसमिशन का और उनकी रिसेप्शन का, वो क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जनरेशन का प्रिंसिपल देखते हैं। ईएम वेव आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन एन एंटीना। जब एंटीना में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, अच्छा ये जो लास्ट पॉइंट है वो है द चेंजिंग करंट काज चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव इज इमिटेड। जो चेंजिंग करंट होता है वो क्या काज करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि ईएम वेव को इमिट करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है ट्रांसमिशन का। द ईएम वेव ट्रैवल्स थ्रू एयर और स्पेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना। ठीक है,
ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेकर रिसीविंग एंटीना तक ट्रैवल करता है एयर में या फिर स्पेस में, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। अब इसकी रिसेप्शन की बारी आती है। अच्छा, रिसीविंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, रिसीविंग एंटीना डिटेक्ट द ईएम वेव एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक साउंड और डेटा। जो रिसीविंग एंटीना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जैसा कि साउंड हो गया या डेटा वगैरह हो गया। ठीक, अब हमारे पास है द सिग्नल इज देन प्रोसीड और एम्पलीफाइड। फिर जो सिग्नल होता है वो या तो आगे प्रोसीड कर दिया जाता है या उसको एम्पलीफाई किया जाता है। अब जो हमारे पास रिसेप्शन है यूज्ड इन टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, रेडार वगैरह। तो ये जो हमारे पास ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी रिसेप्शन कहाँ पर यूज़ होती है? वो टीवी में यूज़ होती हैं, रेडियो में यूज़ होती हैं। आजकल के दौर में तो वो मोबाइल फ़ोन्स और वाईफाई में ज़्यादातर यूज़ होती हैं और रेडार में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलेशन। अच्छा, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लाइक वॉइस विद अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव फॉर ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंबाइन करते हैं किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ, जो कि इनकी वेव को ट्रांसमिट करता है। नीडेड बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट ट्रैवल फार, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर हेल्प सेंड देम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर हैं वो इनको हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने में। अब हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। इन AM द एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। अब जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, इसमें एम्पलीट्यूड की स्ट्रेंथ होती है कैरियर वेव की, उसको चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव स्टेज कांस्टेंट। जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और ये यूज़ कहाँ होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है, मोर इफेक्टेड बाय नॉइज डिस्टर्बेंस, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है नॉइज से, डिस्टर्बेंस से। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। इन FM the frequency of the carrier wave is changed according to the message signal। जो हमारे पास FM या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर वेव की वो चेंज कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक, अब इसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्टेज कांस्टेंट। इसमें एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये यूज़ कहाँ होती है? FM, रेडियो में, मोबाइल सिग्नल्स में, और ये लेस इफेक्टेड होती है बाय नॉइस, बेटर साउंड क्वालिटी, और इसका साउंड और क्वालिटी बेटर होती है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।